नेपाल का लोकतंत्र रेत पर बने घर की तरह है, तभी तो डामाडोल हुआ। अस्थिरता ने नींवें हिला दी और राजनीतिक अवसरवाद के तूफान ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। हिमालय की गोद में बसे छोटे से सुंदर देश की ये तस्वीर और इस तस्वीर के पीछे छिपे पहलू ये बताने के लिए काफ़ी हैं, जनता में जब तक सब्र है तो वो सहती रहेगी और जब बेसब्र हो जाएगी तो सब उसकी जद में आएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। ये तस्वीर और ये वीडियो इस बात की गवाही है जो नेपाल से सामने आ रही है। कई लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए, लोकतंत्र के मंदिर, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, पीएम और गृह मंत्री का भवन आग के हवाले कर दिया गया। वित्त मंत्री को तो दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। प्रदर्शनकारियों को ऊर्जा मंत्री के घर से नोटों की कई बंडल मिले जिसे उन्होंने हवा में उड़ा दिया। तो ये सब क्यों हुआ? राजशाही से लोकतांत्रिक व्यवस्था में आए नेपाल क्यों कर्राने लगा? जनता क्यों कहने लगी सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है? नेपाल की सड़कों पर माहौल याद दिलाता है जब जनता ने सत्ता को आईना दिखाया था। फर्क बस इतना है कि इस बार नाराजगी और गहरी है और आवाज़ और बुलंद है। ये हालात मानो चेतावनी हो। कुर्सी और ताकत हमेशा के लिए किसी के साथ नहीं रहती। जनता जब उठ खड़ी होती है तो ताज और तख्त दोनों हिल जाते हैं। हमारी सरकार को भी सीखना चाहिए, नेपाल से सबक लेना चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी जैसी भारत में तमाम तरह की समस्याएं हैं जिससे जनता को दो चार होना पड़ता है। चलिए नेपाल में जो क्रांति जनता ने की उसकी असल वजह जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, काठमांडू की गलियों में बीते 2 दशकों के राजनीतिक उतार चढ़ाव की परछाई आज भी साफ दिखाई देती है। एक ऐसा देश जिसने 1996 में राजशाही के खिलाफ हथियारों के साथ आंदोलन शुरू किया। करीब 10 सालों की हिंसा और अस्थिरता के लंबे दौर से गुजरने के बाद 2006 में जन आंदोलन को अलविदा कहा। इसके बाद माओवादियों की सरकार बनी। विकास की बाट जो रही नेपाल की जनता को अब उम्मीद नजर आई। नेपाल ने 2015 में नया संविधान बनाया और इसके साथ ही खुद को नेपाल ने एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। फिर भी दिख रहा है ये तस्वीर दिखाने के लिए काफ़ी है। नेपाल अपने अतीत की जंजीरों से पूरी तरह आज़ाद नहीं हो पाया। लाल क्रांति का सपना अधूरा रह गया। लोकतंत्र लगातार उलझनों में घिरा है और राजशाही समय समय पर सिर उठाकर अपने लिए अवसर की तलाश कर रही है। 1996 में शुरू हुआ माओवादी विद्रोह नेपाल के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। 1996 से 2006 तक चले माओवादी आंदोलन का दावा था कि ये सामाजिक आर्थिक ढांचे को बदलकर देश को न्यायपूर्ण और बराबरी वाला बनाने का संघर्ष है। इसे राजशाही के खिलाफ बताया गया था। इस आंदोलन में हजारों जाने गई। शहरों से लेकर गांव, हर जगह विद्रोह का झंडा बुलंद हुआ और आखिरकार शांति समझौते के साथ माओवादी मुख्यधारा की राजनीति में आ गए। इसके बाद लोकतंत्र और नए संविधान का वादा किया गया जिसने ग्रामीण इलाकों में व्यापक समर्थन हासिल किया। 10 साल तक चले गृह युद्ध में 16,000 से ज़्यादा लोग मारे गए और 2006 में शांति समझौते के साथ इसका अंत हुआ। नेपाल अब हिंदू राष्ट्र नहीं रहा बल्कि एक गणतांत्रिक देश बन गया। नेपाल में 2008 में माओवादियों की जीत के बाद 240 साल पुरानी राजशाही खत्म हुई। नेपाल की क्रांति के बाद माओवादी नेताओं जैसे पुष्पकमल दहल प्रचंड ने सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन नेपाल का संसदीय लोकतंत्र तमाशा बनकर रह गया।
नेता भ्रष्टाचार और सत्ता के लिए तिकड़मबाजी करने लगे। जनता को दिखाए गए हसीन सपने, जिसमें रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य का सपना दिखाया गया था, वो अधूरा का अधूरा ही रहा। तो जो क्रांति उस वक्त दिखी, उसके परिणाम जो मिले, उससे कुछ खास बदलाव नहीं हुआ। माओवादी क्रांति ने केवल सत्ता का चेहरा बदला, व्यवस्था नहीं बदली। दोस्तों, हमारे यहाँ सत्ता में बैठे बड़े बड़े नेता अपनी गरीबी से लेकर संघर्षों का ढोल पीटते हैं, फर्श से अर्श तक की कहानी सुनाते हैं। कुछ ऐसी नेपाल में दिखा। नेपाल की पहाड़ियों और जंगलों में रहने वाले माओवादी नेता पहली बार जब काठमांडू आए तो वो वैसी ही जगह पर, वैसी ही सुविधाओं में रहते थे जैसे लोगों का प्रतिनिधित्व करने का दावा वो करते थे। हमारे यहाँ भी आपको कई नेता ऐसे मिलेंगे, मैं यहाँ उनका नाम नहीं लेना चाहता। आप मोदी, राहुल, केजरीवाल, अखिलेश से ममता बनर्जी, सबकी तस्वीरें पहले अपने जहन में लाइए और फिर तुलना कीजिए, समझ जाएंगे किसने राजनीति को सुख सुविधा का साधन बनाया। खैर, जैसे ही यहाँ क्रांतिकारियों को सत्ता मिली, वो अपना मकसद भूल गए और आलीशान जीवन जीने लगे। प्रचंड का नया घर, उनकी कार, उनकी गाड़ियाँ, उनके बेडरूम की कहानियाँ मीडिया में रोज छपने लगी। बाबूराम भट्टाराई को सिद्धांत पसंद माना जाता था, लेकिन ऐसी रिपोर्ट आई कि उनकी पत्नी हिसीला यामी ने उनके प्रधानमंत्री रहते बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया। दोस्तों, नेपाल में राजनीति कितनी अस्थिर रही, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2006 से 2025 तक नेपाल में 14 बार प्रधानमंत्री बदले गए। इस दौरान पुष्प कमल दहल प्रचंड, माधव कुमार नेपाल, बाबूराम भट्टराई, सुशील कुमार कोइराला, केपी शर्मा ओली और शेर बहादुर कद्दावर नाम इसमें शामिल थे, जिन्होंने देश की सत्ता संभाली। 2008 में राजशाही के खात्मे के बाद नेपाल ने लोकतंत्र की राह पकड़ी, लेकिन ये राह स्थिरता से कोसों दूर रही। 17 साल में 14 सरकारें बदल चुकी हैं और कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। लोकतंत्र के इस दौर में जनता की उम्मीदें बार बार टूटी। विकास, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में प्रगति ना के बराबर रही। भ्रष्टाचार के बड़े बड़े घोटालों ने सत्ताधारी दलों के प्रति अविश्वास को और गहरा किया। जनता को लगता है कि लोकतंत्र केवल नेताओं के लिए सत्ता का खेल बन गया, जिसका फायदा आम आदमी को नहीं मिला। भारत में भी तो यही भावना जनता के अंदर पनप रही है। दोस्तों, नेपाल दुनिया के सबसे गरीब देशों में आता है। नेपाल दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान के बाद दूसरा सबसे गरीब देश है। 2024 में नेपाल की प्रति व्यक्ति आय लगभग 1381 अमेरिकी डॉलर थी। 2025 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 2878 अमेरिकी डॉलर है, जो नेपाल से लगभग दुगनी है। 2025 में काठमांडू और अन्य शहरों में हजारों लोग राजा वापस आओ, देश बचाओ के नारे के साथ सड़कों पर उतरे और इस आंदोलन से पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह, जिन्हें 2008 में सत्ता से हटाया गया था, एक बार फिर सुर्खियों में आ गए। उनके समर्थकों का मानना है कि राजशाही के दौर में कम से कम स्थिरता तो थी और भ्रष्टाचार आज की तुलना में कम था। ग्रामीण और पारंपरिक इलाकों में एक वर्ग आज भी मानता है कि राजशाही के दौर में सुरक्षा और स्थिरता थी। यह अपने आप में एक खतरनाक सोच है। हालांकि राजशाही की वापसी एक व्यवहारिक विकल्प नहीं लगती, लेकिन जनता की निराशा उसे बार बार चर्चा में ला देती है। नेपाल अपने अतीत से मुक्त क्यों नहीं हो पा रहा? इसका कारण यहाँ के नेताओं की राजनीति में गहरी असहमति और अवसरवाद है। लाल क्रांति ने जिस नए समाज का सपना दिखाया था, उसका कोई ठोस खाका आज तक नहीं बना। लोकतंत्र में स्थिरता और विकास नहीं दिखी और राजशाही का विकल्प भी व्यवहारिक नहीं है। नेपाल 3 ध्रुवों के बीच अटका हुआ है। एक ऐसी अधूरी क्रांति जिसने व्यवस्था को बदला नहीं, एक ऐसा लोकतंत्र जिसे दिशा और स्थिरता नहीं मिली, और एक ऐसी राजशाही जो खत्म होकर भी बार बार विकल्प के रूप में लौट आती है। फिलहाल ये विद्रोह
सरकारी अफसरशाही की मनमानी, घोटालों की परतें और नेताओं की आपसी खींचतान से पनपी है, जिसने आम लोगों के जीवन को कठिन बना दिया। महंगाई से जूझता नागरिक अब सिर्फ तमाशबीन नहीं रहना चाहता। जनता के गुस्से का रंग अब नारों और आंदोलन में साफ झलकने लगा है। भारत में सियासी पार्टियां, खासकर सत्ताधारी पार्टी को जरूर इससे सीख लेनी चाहिए। यह विश्वास कहीं ना कहीं भारत में भी पनप रहा है। सोशल मीडिया पर बैन ने पहले से ही लोगों को गुस्से में कर रखा था और अब नेपाल लोगों ने जला कर रख दिया। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।